प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सबसे बड़ा ज्ञान है। आज है बुधवार 3 दिसंबर 2025 और आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो इस ज्ञान की सीधी सीधी परीक्षा लेता है। हमारे हाथ में द हिंदू का एक लेख है जो सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर है और इसे पढ़कर दिमाग में कई सवाल उठते हैं। बिल्कुल। ये टॉपिक यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर मेंस के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हम सबके लिए भी मायने रखता है जो इस देश में सांस लेते हैं। हाँ, ये तो है। आज का हमारा मिशन है इस फैसले की परतें उधेड़ना और समझना कि भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और कानून के राज का भविष्य वो किस दिशा में जा रहा है। और इसकी शुरुआत एक बड़े ही अजीब सवाल से होती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कानून तोड़ने को ही कानून को सही ठहराने का आधार मान लिया जाए? सुनने में ही उल्टा लगता है ना? हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने कुछ ऐसी ही बहस छेड़ दी है। बिल्कुल। देखिए, ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है, पर इसका सार ये है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक कुछ महीने पुराने फैसले को पलट दिया है। अच्छा। पहले के फैसले ने कहा था कि किसी भी प्रोजेक्ट को एक्स पोस्ट फैक्टो यानी काम शुरू होने के बाद पिछली तारीख से पर्यावरण मंजूरी देना पूरी तरह से गैरकानूनी है। एकदम साफ। हाँ, लेकिन अब एक नए फैसले में अदालत कह रही है कि कुछ खास हालात में जनहित का हवाला देकर ऐसी मंजूरी दी जा सकती है। और यहीं से सारी बहस शुरू होती है कि ये जनहित आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए इस यू टर्न को ही समझने की कोशिश करते हैं। 18 नवंबर 2025 को सीआरडीए बनाम वन शक्ति मामले में ये 2.1 के बहुमत से फैसला आया। जी। इसने इसी साल मई के एक ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि अदालत ने ये तर्क दिया कैसे। मतलब एक काम जो शुरू से ही गैर कानूनी तरीके से किया गया, वो अचानक जनहित में कैसे हो सकता है। और यहीं पर मामला बहुत अजीब हो जाता है। हाँ। अदालत ने जो तर्क दिया उसे अगर आप ध्यान से सुने तो सिर चकरा जाएगा। उन्होंने एक तरह के चक्रीय तर्क या सर्कुलर लॉजिक का इस्तेमाल किया। सर्कुलर लॉजिक। हाँ, बहुमत का फैसला लिखने वाले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स बिना मंजूरी के बन चुके हैं या काफी हद तक बन चुके हैं, अगर उन्हें अब रोका या तोड़ा गया तो इसमें लगे हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे और लोगों का नुकसान होगा। एक मिनट, मतलब चूंकि ये गलत काम हो चुका है और इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस गलत काम को ही से सही ठहराने का आधार मान लेते हैं। बिल्कुल। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि मैंने बैंक लूट लिया है और अब पैसा खर्च हो गया है तो मुझे सजा मत दो क्योंकि इससे लोगों का पैसा वापस नहीं आएगा। इसे ही शायद फेट अकॉम्प्ली कहते हैं, है ना? हाँ। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस फैसले का सबसे विवादास्पद पहलू है। ये एक तरह से उल्लंघन को माफ करने का बहाना बना देता है। और इसीलिए इस मामले में एक जज न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने असहमति जताई। उनका डिसेंडिंग ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप है, यानी एक ऐसा कदम जो हमें समय में पीछे ले जाता है। एक प्रतिगामी कदम। जी। उनका कहना था कि हम सुविधा के लिए कानून के मूल सिद्धांत को ही नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण के मामले में रोकथाम है, इलाज नहीं। ये सुनकर यकीन नहीं होता। मतलब जिस सुप्रीम कोर्ट को हम पर्यावरण के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर जानते हैं, वो ऐसी दलील दे रहा है। हाँ, ये चौंकाने वाला तो है। ये तो पूरी पहचान पर ही सवाल उठाने जैसा है। पिछले 50 सालों से हम यही सुनते और पढ़ते आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही हमें पर्यावरण से जुड़े कितने मजबूत सिद्धांत दिए हैं, जैसे वो एहतियाती सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। बिल्कुल। और उस सिद्धांत का सीधा सा मतलब है कि अगर किसी काम से पर्यावरण को बड़े नुकसान का खतरा है तो वैज्ञानिक सबूतों के 100% पक्के होने का इंतजार मत करो, उसे पहले ही रोक दो। राइट। ये तो ऐसा है जैसे डॉक्टर कहे कि सिगरेट से कैंसर हो सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जब तक मुझे कैंसर नहीं होता मैं पीता रहूंगा। आप पहले ही सावधानी बरतते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इंटरजेनरेशनल इक्विटी जैसा सिद्धांत भी तो है। हाँ। जो कहता है कि हमें इस धरती के संसाधनों को ऐसे इस्तेमाल करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ बचे। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो पर्यावरण को साथ लेकर चले। जी बिल्कुल। ये सब तो अब हमारे कानूनी सोच का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में ये नया फैसला तो इन सब सिद्धांतों के एकदम उलट जाता हुआ लग रहा है। आप सही दिशा में सोच रही हैं। ये फैसला उन सभी सिद्धांतों की नींव को कमजोर करता है। इसे और बेहतर समझने के लिए हमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA अधिसूचना 2006 के दिल को समझना होगा। अच्छा।
उस कानून को बनाने का पूरा मकसद ही यही था कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसका पर्यावरण पर होने वाले असर का आकलन हो, लोगों से राय ली जाए और फिर ये तय हो कि इसे मंजूरी देनी है या नहीं। उद्देश्य नुकसान को रोकना था, सही करना नहीं। बिल्कुल, इसका मकसद नुकसान होने के बाद उसे रेगुलराइज करना या जुर्माना लगाकर माफ कर देना कभी था ही नहीं। तो ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी की बात हो रही है, ये आई कहाँ से? क्या सरकार ने इसके लिए कोई नियम बनाया था? हाँ, और यही कहानी का अगला हिस्सा है। सरकार 2 अधिसूचनाएं लेकर आई थी, जिन्हें मई वाले मूल फैसले में रद्द कर दिया गया था। ओके। पहली थी 2017 की अधिसूचना। इसने खिड़की खोली और कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स ने बिना मंजूरी के काम शुरू कर दिया है, वे 6 महीने के अंदर अप्लाई करके पिछली तारीख से मंजूरी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब एक तरह की माफी योजना। कह सकते हैं। लेकिन फिर 2021 में एक और ऑफिस मेमोरेंडम आया। इसने तो हद ही कर दी। उसमें क्या था? इसने कहा कि जो लोग 2017 वाली खिड़की का फायदा उठाने से चूक गए थे, वे भी अब जुर्माना और कुछ लागत भरकर अपने गैर कानूनी काम को कानूनी जामा पहना सकते हैं। इन दोनों ही अधिसूचनाओं को मई वाले फैसले में गैर कानूनी ठहराया गया था। ये तो हुई नए फैसले और सरकार की अधिसूचनाओं की बात। लेकिन मुझे ये समझने में ज्यादा दिलचस्पी है कि वो मूल फैसला जिसे पलट दिया गया, वो इतना मजबूत क्यों था? जस्टिस A.S. ओका ने आखिर ऐसा क्या कहा था कि उसे एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जस्टिस ओका का फैसला फर्स्ट प्रिंसिपल्स यानी बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित था। बुनियादी सिद्धांत? हाँ, उन्होंने 72 के स्टॉकहोम सम्मेलन से लेकर 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तक के सफर को दिखाया और कहा कि भारत का पूरा कानूनी ढांचा नुकसान को रोकने पर बना है, न कि नुकसान होने के बाद उसे माफ करने पर। दिलचस्प। तो उन्होंने प्रायर EC यानी पहले मंजूरी लेने को बहुत ज्यादा अहमियत दी होगी। बिल्कुल, उनके फैसले का सार यही था कि प्रायर EC सिर्फ एक प्रक्रिया या कागजी कार्यवाही नहीं है, बल्कि ये इस कानून की आत्मा है। कानून की आत्मा? जी, उन्होंने समझाया कि ये पहले मंजूरी क्यों जरूरी है। एक, क्योंकि इसी से ये सुनिश्चित होता है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले सार्वजनिक सुनवाई हो, वैज्ञानिक अध्ययन हो और विशेषज्ञ अपनी राय दें। 2, ये सुनिश्चित करता है कि आर्थिक मजबूरियां पर्यावरण पर भारी ना पड़ें। मतलब ऐसा ना हो कि किसी प्रोजेक्ट में इतना पैसा लग जाए कि फिर कहा जाए, अरे अब तो इतना पैसा लग गया, आप पर्यावरण के नुकसान को नजरअंदाज कर दो। और तीसरा कारण? तीसरा और सबसे अहम कारण, ये इरिवर्सिबल हार्म यानी ऐसे नुकसान को रोकता है जिसकी भरपाई नामुमकिन हो। सही बात है। एक बार जंगल कट गया या नदी प्रदूषित हो गई तो आप जुर्माना लगाकर उसे वापस पुरानी स्थिति में नहीं ला सकते। जस्टिस ओका ने पुराने मामलों का भी हवाला दिया, जैसे 2017 का कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामला, जिसमें अदालत ने साफ कहा था कि एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी पर्यावरण के लिए जहर है। और उस फैसले में सरकार के रवैये पर भी तो कोई तीखी टिप्पणी थी। मुझे याद आ रहा है कि सरकार ने कोई वादा किया था जो उन्होंने तोड़ा। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। जस्टिस ओका ने अपने फैसले में लिखा कि मद्रास हाईकोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने बाकायदा वादा किया था कि 2017 वाली अधिसूचना सिर्फ एक वन टाइम मेजर यानी एक बार की माफी योजना है। अच्छा। अदालत ने उस वादे पर भरोसा किया, लेकिन 2021 में नया मेमोरेंडम लाकर सरकार अपने ही वादे से मुकर गई। ओह हाँ, ये अदालत की नज़र में सरकार के गलत आचरण को दिखाता था कि कैसे वे बार बार कानून तोड़ने वालों को बचाने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। ये सब सुनने के बाद तो नया फैसला और भी ज्यादा परेशान करने वाला लगता है। तो अब इस नए फैसले का असली मतलब क्या है? जमीन पर असल दुनिया में इसके क्या परिणाम होंगे? क्या अब कोई भी बिल्डर या कंपनी बिना मंजूरी के कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकती है, ये सोचकर कि बाद में जुर्माना भरकर बच जाएंगे? दुर्भाग्य से आप जो कह रही हैं वो इसके सबसे बड़े खतरों में से एक है। इसके 3 बड़े और सीधे परिणाम दिखते हैं। क्या है वो? पहला, ये पूरी EIA प्रक्रिया को खोखला कर देता है। सोचिए, एक प्रोजेक्ट 80% बन चुका है, उसके बाद आप जनता से क्या राय लेंगे या विशेषज्ञ क्या आकलन करेंगे? सब कुछ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। बिल्कुल, एक फेट अकॉम्प्लिश की भावना पूरी प्रक्रिया पर हावी हो जाएगी। दूसरा परिणाम तो शायद ये होगा कि कानून का पालन करना एक विकल्प बन जाएगा, मजबूरी नहीं। सही। ये तो वैसा ही हो गया जैसे ट्रैफिक पुलिस कहे आप रेड लाइट तोड़ सकते हैं, बस पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना ऑनलाइन भर देना। कुछ समय बाद कोई भी रेड लाइट पर रुकने की परवाह नहीं करेगा, कानून का डर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। इससे राज्य की नियामक शक्ति कमजोर होती है। और तीसरा और सबसे
परेशान करने वाला परिणाम है वो संदेश जो इससे जाता है। क्या संदेश? ये फैसला अवैध काम करने वालों को सजा नहीं बल्कि एक तरह से इनाम देता है। ये कहता है कि अगर आप बड़े पैमाने पर कानून तोड़ते हैं तो कानून को आपके सामने झुकना पड़ेगा। ये प्रोजेक्ट प्रस्तावक को एक तरह का ग्रीन सिग्नल है कि आप काम शुरू कर दो, मंजूरी की चिंता बाद में करना। सरकार और अदालतें कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देंगी। लेकिन एक तर्क ये भी तो दिया जा सकता है कि जो प्रोजेक्ट्स 80-90% बन चुके हैं, जिनमें हजारों करोड़ रुपए और लोगों की नौकरियां लगी हैं, उन्हें गिरा देना क्या वाकई में जनहित में होगा? क्या अदालत एक व्यावहारिक, एक प्रैक्टिकल समाधान नहीं खोज रही थी, भले ही वो कानूनी रूप से आदर्श ना हो? ये एक बहुत वैध सवाल है और यही बहुमत वाले फैसले के पीछे की सोच है। लेकिन यहीं पे सिद्धांत और सुविधा की लड़ाई शुरू होती है। आलोचकों और जस्टिस भूया की असहमति का तर्क यह है कि शॉर्ट टर्म व्यावहारिकता के लिए आप लॉन्ग टर्म सिद्धांत का गला नहीं घोट सकते। बात तो सही है। आज आप कुछ प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए नियम तोड़ते हैं, कल को ये एक आदत बन जाएगी। ये कानून के शासन के लिए एक बहुत खतरनाक ढलान है, खासकर आज के समय में। हाँ, खासकर तब जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बिगड़ते हालात के दौर में जी रहे हैं। ऐसे में भारत की सर्वोच्च अदालत से उम्मीद की जाती है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बने कमजोर कानूनों को और मजबूत करे, न कि उन्हें और कमजोर। तो कुल मिलाकर ये फैसला पर्यावरण मंजूरी की पूरी प्रक्रिया को सिद्धांत के बजाय सुविधा की तरफ झुका रहा है। दशकों की मेहनत से जो कानूनी सुरक्षा कवच तैयार हुआ था, उसमें एक बड़ा छेद कर दिया गया है। एक तरह से हाँ। तो अब आगे क्या? क्या ये फैसला अंतिम है? नहीं, इस फैसले ने सिर्फ मई वाले फैसले को पलटा है। अब अदालत को उन 2 सरकारी अधिसूचनाओं 2017 और 2021 वाली उनकी वैधता पर नए सिरे से सुनवाई करनी होगी। अच्छा, तो कहानी अभी बाकी है? हाँ, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और वो सुनवाई शायद इस पूरे मामले का भविष्य तय करेगी। हाँ, और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यही है, जब अदालत की बड़ी बेंच इस मामले पर फिर से बैठेगी तो दांव पर सिर्फ 2 अधिसूचनाओं का भविष्य नहीं होगा। तो क्या होगा? दांव पर भारत में कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ की विश्वसनीयता होगी और एक बड़ा सवाल हवा में तैरेगा। क्या सुविधा को सिद्धांत पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर तब जब दांव पर हमारे और आपकी आने वाली पीढ़ियों के पर्यावरण का भविष्य लगा हो? यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है ही। अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसे ही ज़रूरी विषयों पर स्पष्टता चाहते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब दें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।